हमने देखा कि केदार बाबा में जब आपदा आई थी तो इसी अजयेंद्र ने उस व्यक्ति पे उंगली उठाई थी जो कर्नल कोठियाल वहां पे देवदूत बन के उभरा था। जो टेंपल कमेटी के लोग, इतनी लंबी शिकायत उन्होंने मुख्यमंत्री को लिख कर दी और उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस बात पर कार्यवाही नहीं हुई कि क्यूआर स्कैन कोड को लेकर जो एफआईआर दर्ज कराने की बात की थी, वो एफआईआर कहां गई? ये स्ट्रेटजी है कि एक पत्रकार को डरा दो, उसके खिलाफ मुकदमे। ये है पुरानी ये तौर तरीका है। कांग्रेसियों के बारे में कितना बोलते थे, क्या कहते हैं भाई गजेंद्र, लेकिन कांग्रेसियों के हम कहते थे यार इनकी खाल मोटी है, इनको बस पुरातात्विक महत्व को, पत्थरों को छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी। पहली बात तो ये है, ये एक संकेत दिया गया है कि आप लोग भी चुप रहिए, आप लोग भी सरकार के खिलाफ मत बोलिए। आप भी सोशल मीडिया पर रहना चाहते हैं तो अपने खाने की थाली की फोटो डाल दीजिए, आज मैंने मटर की सब्जी बनाई, ये डाल दीजिए, इस तरह का डालो, आप सरकार के बारे में कुछ न बोलो। ये तमाम संगठन मुख्यमंत्री से साल भर वक्त मांगते रहते हैं, स्मारिकाएं लॉन्च करानी है, ज्ञापन उनको देने होते हैं कि आप हमारे कार्यक्रम में आ जाइए। दरअसल हम पत्रकारों के नाम पे यही तो छोटी छोटी संस्थाएं बना के क्या कर रहे होते हैं, मंत्री का समय मिल जाए, डीजी इन्फॉर्मेशन का समय मिल जाए। दोस्तों नमस्कार। दुनिया में भारत की जो प्रेस की आजादी की स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। खबरों के मोर्चे पर डटे हुए पत्रकार को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। असामाजिक तत्वों से तो खतरा होता ही है, लेकिन आज के जमाने में जो पुलिसिया कार्रवाई है या जो पुलिसिया खौफ है, सरकारी खौफ है, प्रशासनिक खौफ है, उससे भी पत्रकारों को डराने की कोशिश की जाती है। प्रेस जो स्वतंत्रता दिवस हमने अभी सेलिब्रेट किया है और उस पर जो इंडेक्स जो आता है प्रेस फ्रीडम का, वो बताता है कि हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। दुनिया में 159वां रैंक हमें मिला, हालांकि 2 रैंक का सुधार है, लेकिन ये बहुत अच्छा इसे नहीं कहा जा सकता है। जिस तरह से लगातार, चाहे उत्तर प्रदेश हो या देश के दूसरे राज्य हो, लगातार मीडिया को, पत्रकारों को जो खबरों के मोर्चे पर डटे होते हैं उन्हें टारगेट किया जाता है। ऐसा ही मामला उत्तराखंड में देखने को मिला है। गजेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो बेबाक आवाज है और सरकार चाहे किसी की भी हो, कम से कम पिछले 10-12 सालों से मैं खुद उनको देख रहा हूं, सरकार किसी भी दल की रही हो पिछले 12-13 सालों में, वो उसी बेबाकी से और बेलौस अपनी बात रखते हैं। लेकिन हाल में अब उन पर एक केस दर्ज किया गया है, उन पर आरोप बेहद संगीन लगाया गया है। जब आप किसी राजनेता पर टिप्पणी करते हैं तो आप पे आरोप लगाया जाता है कि आपने धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिश की है। तो कितना संगीन आरोप है, यानी कि जो कलम मजबूत है, जो आवाज बुलंद है, उसको किसी भी कीमत पर दबाने की कोशिश की जा रही है। इसी मसले पर चर्चा करेंगे हम। उत्तराखंड की भी बात करेंगे, देश की भी बात करेंगे और दुनिया में भारत की पत्रकारिता को लेकर किस तरह सवाल उठ रहे। एक तरफ गोदी मीडिया की तोहमत हम पे लग रही है और दूसरी तरफ कुछ पत्रकार जो सवाल करने का मादा रखते हैं, उनकी कलम को, उनकी जुबान को शांत करने के लिए किस किस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। मेरे साथ खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ गया है। मेरे साथ गजेंद्र सिंह रावत हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनको एक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। जय सिंह रावत जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेखक हैं। सर आपका भी स्वागत है। गजेंद्र जी आपकी भी चर्चा में स्वागत है। पीसी थपलियाल यूरोप के टूर पे हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उत्तराखंड में गजेंद्र सिंह रावत पर मुकदमा दर्ज किया तो आज उन्होंने फेसबुक पर अपनी व्यथा को व्यक्त किया। अब वो हमारे साथ थोड़े समय के लिए लाइव भी यूरोप से जुड़ रहे हैं। मेरे साथ त्रिलोचन भट्ट जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक्टिविस्ट हैं। आप सबका चर्चा में स्वागत है। सबसे पहले मैं गजेंद्र रावत जी आप ही से जानना चाहूंगा, जब ऐसा अटैक कलम पर होता है तब क्या गुजरती है, ऐसा आपने क्या गुनाह किया? अजय पर सवाल कर देना, कुछ नेताओं की का कोई कारवां गुजर रहा है, पीछे अगर शराब की का कोई होर्डिंग लगा है उस पर एक राजनीतिक चुटकी ले लेना, एक व्यंग कर लेना, एक तंज कस देना, ये पत्रकारों के लिए सामान्य सी बात है। और जो केदारनाथ गर्भगृह में सोने की चोरी का मसला, वो तो कांग्रेस पिछले जब से लोकसभा चुनाव की रणधेरी बजी हुई है उससे पहले 20 बार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, आरोप लगा चुके हैं, बहुत सारे लोग लगा चुके हैं। यही जो बीकेटीसी के अध्यक्ष राजेंद्र अजय हैं, जब कर्नल अजय कोठियाल केदारनाथ में काम कर रहे थे, वो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे, तब उन पर सवाल उठा रहे थे। तब केदारनाथ में भ्रष्टाचार के सवाल से क्या धार्मिक भावनाएं आहत नहीं हो रही थी? जब देवभूमि देवस्थानम बोर्ड बनाया गया था तब क्या धार्मिक भावनाएं आहत नहीं हुई थी? उसे हटाया गया तो क्या धार्मिक भावनाएं आहत हुई? या एक पत्रकार कोई राजनेताओं पर टिप्पणी कर देता है तो धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती है? गजेंद्र रावत जी। मुझे अजयेंद्र अजय द्वारा ये पर्दे के पीछे से जो खेल खेला जा रहा है, इसका कोई डर नहीं है, कोई अफसोस भी नहीं है। और अजयेंद्र अजय जैसे ताकतवर लोग जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो ये वर्षों से ऐसे काम करते हैं। मुझे इस बात का अफसोस है कि जो हजारों करोड़ों रुपए का जो सोना जिसकी गायब होने की बात वहां के पंडे पुरोहित कर रहे हैं, जो टेंपल कमेटी के लोग, इतनी लंबी शिकायत उन्होंने मुख्यमंत्री को लिख कर दी और उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई।
इस बात पर कार्यवाही नहीं हुई कि क्यूआर स्कैन कोड को लेकर जो एफआईआर दर्ज कराने की बात की थी, वो एफआईआर कहाँ गई? घर वगैरह के भीतर जो लोग वीडियो बना रहे हैं, जो फोटो खींच रहे हैं, उनके लिए कहा गया था कि जुर्माना लगाएंगे, क्यों नहीं हो रहा है? और अगर आज हमने वही फोटो शेयर कर दिया जो खुद अजेंद्र अजय ने किया है, अजेंद्र अजय ने वो फोटो खुद शेयर किया जिसमें पीछे शराब का बोर्ड है, आगे अनिल बलूनी है, बगल में धन सिंह रावत है और खुद अजेंद्र अजय है। हमने भी ट्विस्ट करके बता दिया कि भाई आप ये तो बताइए कि ये शराब का प्रचार है या पार्टी प्रत्याशी का जो है आप प्रचार कर रहे हैं, या फिर वही बात है कि जो जिस सोने को लेकर वहां के पंडित पुरोहित शोर मचा रहे हैं, पूरे देश के मीडिया में वो बात चल रही है, चारों तरफ उसका शोर है कि बाबा केदार का सोना किसने चुरा दिया। आप उसका जवाब देने की बजाय और धार्मिक भावना किसके हाथ हुई? उन हजारों करोड़ों लोगों की तो हुई जो पूरी देश दुनिया में है, जो चंदा भेजते हैं, जो दान दाता है, जो आस्था श्रद्धा भाव से वहां जा रहे हैं, उनकी भावना जो है नहीं आहत हुई और अजेंद्र जी की आहत हो रही है। और मुकदमा किससे करा रहे हैं? किसी सरकारी कर्मचारी से। उन्हें क्या लगता है कि गजेंद्र रावत डर जाएंगे इससे? हम पवन जी इन चीजों से डरने वाले नहीं हैं और मैं उनके इस मुकदमे का स्वागत करता हूँ। बिल्कुल ठीक है। मैं एक बार सबकी जल्दी जल्दी एक प्रतिक्रिया ले लूं, क्योंकि हमारे साथ पीसी थपलियाल जी यूरोप से जुड़े हुए हैं। पीसी थपलियाल जी, आप अपना कमेंट कर दिए। मे बी फिर आपने कहा कि आपकी फ्लाइट भी हो सकती है, अगर आप बीच में फिर जाना चाहेंगे तो जा सकते हैं। जिस तरह से आपने अपनी पीड़ा व्यक्त की, आज ऐसे समय में जब आप यूरोप में बैठे हुए, तब भी फेसबुक और ट्विटर यूट्यूब के माध्यम से जो उत्तराखंड के गजेंद्र सिंह रावत जैसे पत्रकार हैं, वो प्रदेश की व्यथा को और खामियों को उजागर करते हैं। उसको दूर बैठे लोग भी, प्रवासी उत्तराखंडी भी पढ़ते हैं, तो उनको लगता है कि हाँ, प्रदेश में कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो कुछ आंखें खुली हुई हैं, कुछ जुबान है, कुछ मुंह में लोगों के वो बोल सकते हैं। जब आपको पता चला कि उन पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का मुकदमा दर्ज हो गया, वो मेरे खिलाफ कुछ बोलेंगे, कल को मैं बोलूं धार्मिक भावनाएं आहत हो गई। अगर अजेंद्र अजय पे कोई सवाल उठाता है, बीजेपी के नेताओं पे सवाल उठाता है, मंदिर के गर्भगृह में, केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह का प्रश्न तो सारा विपक्ष उठा रहा है, आप भी उठा रहे हैं, जयसिंह रावत जी भी इस पर लिख रहे हैं, त्रिलोचन भट्ट जी भी लिख रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं, तो अकेले गजेंद्र सिंह रावत ने किस तरह से धार्मिक भावनाएं आहत कर दी? देखिए, जिस संस्कृति की शुरुआत आज की तारीख में वर्तमान सरकार कर रही है, ये बहुत ही राज्य के लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। हमारी जो संस्कृति है, दादा बुढ़ों की संस्कृति, एक पारिवारिक संस्कृति, उस पर कुठाराघात करने का इनका प्रयास है। हमने देखा है कि जो इस गजेंद्र रावत जी को हम 7 समुद्र पार सुन रहे थे, एक विश्वसनीयता उनके बातों में थी, एक जिस तरह से उन्होंने पूरे चुनाव को एक बहुत ईमानदारी से कवर किया, और जब उस व्यक्ति को कटघरे में खड़ा किया जाता है तो निश्चित रूप से हमें आघात लगता है। क्योंकि उन व्यक्तियों को देखो, उत्तराखंड बुद्धिजीवियों का प्रदेश है। उत्तराखंड ऐसा नहीं है जैसे कि अन्य कई राज्यों की, हम जानते हैं धार्मिक भावनाएं क्या होती हैं। हमने देखा कि केदार बाबा में जब आपदा आई थी तो इसी अजेंद्र ने उस व्यक्ति पे उंगली उठाई थी जो कर्नल कोठियाल वहां पे देवदूत बन के उभरा था, जो सबसे पहले वहां पे गया था केदारनाथ में उस आपदा के बीच में, अपनी टीम के लेके गया था, उसको आपराधिक कटघरे में खड़ा किया था इस अजेंद्र अजय ने। और आज वही कर्नल कोठियाल जब उनकी जमात में शामिल हो गया तो वो बिल्कुल अच्छा हो गया। देखिए, इस तरह का व्यवहार अगर ये करेंगे तो इस राज्य में हम जो पूर्व सैनिक हैं वो पूरी तौर से समझ भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। ये जो घटनाएं, जैसे एक हमारे जो गजेंद्र रावत जी जिस तरह से एक बहुत मजबूत पत्रकार के रूप में, वरिष्ठ पत्रकार के रूप में इस चुनाव में जो जो रिपोर्ट कर रहे थे, वो वास्तव में हमारे लिए, पूरे विश्व के लिए, पूरे विश्व में जहां उत्तराखंडी बैठा हुआ है वो बड़ी ईमानदारी से देख रहा था कि किस तरह से गजेंद्र रावत इस चुनाव को कवर कर रहे हैं। लेकिन इस समय उनपे ये अभियोग लगाना कि ये धार्मिक भावनाओं को लगाते हैं, तो मैं इनको कहता हूं कि उस समय मंदिर समिति कहां चली गई थी जब पूरे मीडिया में आ रहा था कि एक धनवान व्यक्ति मेरे केदार बाबा में स्वर्ण पत्रिकाओं से, स्वर्ण पत्रिकाएं, हम सोच रहे थे कि जैसे गोल्डन टेम्पल में आज पूरे विश्व में विख्यात है गोल्डन टेम्पल, मेरा बाबा केदार भी आज उन सोने की परतों से। लेकिन बाद में आज जब हमें पता लग रहा है कि पीतल निकला
तो हमें दुख है। पीतल पीतल हमारे भगवान का अपमान है और इस अपमान को हम नहीं सहेंगे। क्या पीतल लगाने से उसकी शोभा बढ़ती? कितने क्या हो गया मेरी सरकार को। मेरे जो ये कर्णधार हैं इनके कमजोर इतने कमजोर हो चुके हैं कि इन्होंने अपना ईमान दिल्ली के मठाधीशों की दहलीज में रख दिया है। इसलिए ये अपनी संस्कृति को भूल गए हैं, अपनी मर्यादाओं को भूल गए हैं। मुझे बहुत दुख है और मैं चेतावनी देता हूं कि पूर्व सैनिक संगठन के महासचिव होने के नाते मैं चेतावनी देता हूं गवर्नमेंट को कि अगर शीघ्र अति शीघ्र इस चीज पे क्षमा नहीं मांगी गई कि जो हमारे पत्रकार पे अभियोग लगाया गया। अरे कैसा अपमान, कैसा अपमान। अपमान तो तुमने किया। वहां पे सोने की परतों की जगह में आज जो पीतल की परतें मेरे बाबा केदार में लगाई है वो अपमान है। जो बाबा केदार का अपमान आपने आपदा के समय में किया वो अपमान है। उस समय धार्मिक भावना नहीं आहत हुई थी, आज हो रही है। बहुत दुख होता है हमें और हम निश्चित रूप से मैं एक बार बहुत धन्यवाद देता हूं आपकी चैनल को कि आपने इस मुद्दे को बखूबी से उठाया और हमारी भावनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए मैं एक पुरुष सैनिक के मन की बात से मैं सैल्यूट करता हूं और हम हमेशा गजेंद्र रावत जी के संघर्ष में हमेशा उनके साथ रहेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह से पीसी थपलियाल जी आप हौसला अफजाई कर रहे हैं पत्रकारों के। जय सिंह रावत जी, हम लोग जो अभी जो लेटेस्ट जो रिपोर्ट आई है जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की, उसमें हम 159वें स्थान पर हैं। आप देखिए हमारे बगल के श्रीलंका की स्थिति है वो 15वें स्थान पर है। नेपाल 74वें स्थान पे। हमें तकलीफ होगी जब, क्योंकि आज दिन भर हम पाकिस्तान गरियाते हैं। वो 152वें स्थान पे है, हमसे बेहतर स्थिति में है। हम ये कर क्या रहे हैं? उत्तर प्रदेश में कोई पत्रकार अगर चावल के नाम पे नमक की रोटी खिलाता है तो हम उस पर केस कर देते हैं, उसको हम अंदर करने की कोशिश करते हैं। ये पूरे देश में चल रहा है। जो अभी गजेंद्र सिंह रावत के साथ हुआ है वो पूरे देश में हो रहा है। ये क्या ट्रेंड, ये मैसेज क्या देता है? क्या वाकई गजेंद्र सिंह रावत ने ऐसा कुछ कह दिया अजेंद्र अजय को, उससे पूरे बद्री केदार मंदिर समिति और पूरे हिंदू धर्मावलंबियों की भावनाएं आहत होगी, या एक जो मजबूत आवाज है उसको दबाने का एक तरह से एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है? हम इस तरह से घेरेंगे, गजेंद्र रावत को घेरेंगे, 4 पत्रकार समझ जाएंगे। देखिए जो गजेंद्र रावत के साथ हो रहा है वो कल पवन लालचंद के साथ हो सकता है, त्रिलोचन भट्ट जी के साथ हो सकता है, जय सिंह रावत जी के साथ हो सकता है। यानी चुपचाप रहिए, मुंह बंद करके रखिए। हाँ, निश्चित रूप से ये डराने की उसकी ये स्ट्रेटजी है कि एक पत्रकार को डरा दो, उसके खिलाफ मुकदमे। ये है पुरानी ये तौर तरीका है। उनको डरा दो, बाकी भी जो हमारे खिलाफ लिख रहे होंगे वो सावधान हो जाएंगे। लेकिन चिंता का विषय ये है, एक बार एक बड़े प्रोग्राम में कई सारे पत्रकार थे, कुछ सम्मान कर रहे थे। आजकल चलता ही है वो, ये लोग खुद भी अपना कराते हैं, बाकी होता है। तो वहां पर बीजेपी के बहुत सीनियर लीडर आए हुए थे। उनसे मैंने, जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा भाई ऐसा है कि जो ये लोग आपकी तारीफ करते हैं, ये आज आपकी सरकार है, आपकी तारीफ करेंगे, कल दूसरे की तारीफ सरकार आती है, ये उनकी गोदी में चले जाते हैं। तो आप, हम लोग या जो पत्रकार आपकी आलोचना करता है उसको आप दुश्मन मत समझो। दुश्मन इसलिए नहीं समझो क्योंकि वो कहते हैं निंदक नियरे राखिए अपने। जब तक आप जो आपका जो आलोचक है आपकी आलोचना नहीं करेगा तो आपको सही बात का पता नहीं चलेगा। अगर आप इसी तरह खुश होते रहे साहब कि वो जिस तरह गोदी मीडिया चापलूसी करता रहता है, तो उससे आप भी धोखे में रहेंगे और बाकी भी रहेगा। तो ये स्थितियां आज यहाँ पर जब खुद कर रही है इस तरह की, भाई इनके खिलाफ कोई कुछ नहीं लिखेगा तो कैसे? अब ये तो हम तथाकथित दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और आप बता रहे हैं कि हमारा ये अभी उसमें भी ये रिपोर्ट है, द वायर में छपी हुई है कल परसों की, वो ये स्थिति भारत के लोकतंत्र, क्योंकि ये कल ही तो था प्रेस दिवस के अवसर पर ये बात आई है। तो ये स्थितियां यहाँ पर है। देखिए अभी गजेंद्र, हमें कई बार जब लोग कहते हैं कि कहाँ से आपने पढ़ा, साहब गजेंद्र रावत का चैनल से हमने पढ़ा, तो बड़ी खुशी होती है, गर्व होता है कि यार हमारा छोटा भाई गजेंद्र की बात ऐसे लोग, कई लोग बहुत महत्वपूर्ण लोग जो बहुत सीनियर कैपेसिटी पर भी हैं, वो भी कई बार कहते हैं अरे देखो गजेंद्र रावत ने कि उसमें चैनल से ये बात आ रही थी। ऐसा ही त्रिलोचन की भी आती है कि साहब वो बात आ रही है।
लेकिन सवाल अगर इस तरह से लोगों को डराया करने की जो कोशिश कर रहे हैं, बाकी तो चले गए हैं सब। मतलब आज पवन सरकार के आलोचना करना, ये मतलब इनको इनको दिक्कत हो, बीमारी है ये। अगर मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं तो उन्हें अपनी आलोचना जरूर सहनी चाहिए। जो राजनीति में जो लोग रहते हैं, हम तिवारी जी के बारे में इतना लिखते थे, इतना कहते थे, जब दूसरे दिन मिलते थे खुश में थे, हमें खुद ही लगता था यार शर्मिंदा हो जाते थे, हमें क्या तिवारी जी के लिए क्या लिख दिया। मतलब इतना था। कांग्रेसियों के बारे में कितना बोलते थे, क्या कहते हैं भाई गजेंद्र, लेकिन कांग्रेसियों के हम कहते थे यार इनकी खाल मोटी है, इनको बस। लेकिन इन्हें इतना तकलीफ हो जाती है कि थोड़ा सा भी कोई लिखेगा, और लिखने वाली बात क्या, ये आज कुछ बात हो रहा है, मुझे नहीं पता पवन, मुझे नहीं पता वहां सोना था या चांदी था या क्या था। मुझे बहुत ज्यादा, हम कभी कभी पढ़ लेते थे, ये लोग लिखते थे तो होता था कि वहां वास्तव में क्या था। अगर आपने केवल पॉलिश की तो शुरू में बताते थे हम पॉलिश कर रहे हैं, पीतल पर पॉलिश। शुरू में प्रचार तो आपने निश्चित रूप से, जितना मेरी जानकारी है, प्रचार तो आपने सोने का किया ना, माना ऑफिशियली आपने पीतल ही लिया है, बिल बनाए जो भी है, लेकिन दुनिया को तो आपने धोखा दिया ना कि हम ये सोना है, ऊपर से आपने पॉलिश की या कुछ किया। आप तो यही बोल रहे हैं पॉलिश की थी, उतर गई है, क्योंकि एक्चुअली ये दूसरी चीजें हैं। और आपने बिल दिखा रहे हैं साहब हमने ये कर दिया, लेकिन आपने पहले लोगों को क्यों बेवकूफ बनाया। आप क्या क्या मैसेज आएगा भाई, आपने तो सोना सोना बोला था, सोना नहीं तो ये कहाँ चला गया। तो ये क्लैरिफिकेशन आपने क्यों नहीं दिया। और ये दुनिया केवल आपने श्रद्धालुओं को नहीं बल्कि भगवान को भी धोखा दे दिया। उसका पॉलिश लगा के सारा प्रचार करके हम स्वर्ण क्या कहते मंडित हो गए वहां पर, इस तरह से कर रहे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये चुनाव में भी लोगों ने बोला, कांग्रेसियों ने चुनाव में भी बोला, उनके खिलाफ आपने मुकदमा क्यों नहीं किया। केवल गजेंद्र के खिलाफ इसलिए किया कि गजेंद्र सबसे ज्यादा बोलते हैं। हम लोगों में, सॉरी टू से, हम सभी लोगों में गजेंद्र सबसे बेवाकी से बात करते हैं। मेरे से हम तो नहीं करते उतना कई बार, क्योंकि हम छोड़ो कहा उम्र होगी या लफड़े में नहीं पड़ना। तो ये लोग आगे कौन करेगा, सवाल तो भविष्य का है। अगर सरकार की आलोचना ही नहीं होगी तो फिर कैसे सरकार, या जो सत्ता में बैठे हुए या जो धन्ना सेठ हैं, ये बाकी लोग हैं जैसे रामदेव जैसे और लोग हैं, उनके बारे में हम उनकी कमियां उजागर नहीं करेंगे। मैं त्रिलोचन भट्ट जी को भी चर्चा में ले आता हूं। त्रिलोचन भट्ट जी, आप भी खुद लगातार सत्ताधीशों को से सवाल करके इस तरह की चुनौतियों से दरपेश हो रहे हैं। जो गजेंद्र सिंह रावत के साथ हुआ, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई इन्होंने ऐसा लिख दिया था कि उससे धार्मिक भावनाएं आहत हो गई? कहीं कोई प्रोटेस्ट हुआ क्या? क्या लोग सड़कों पे उतरे? क्या धार्मिक भावनाएं तब आहत नहीं हुई जो सबसे पहले केदारनाथ जी बैकग्राउंड में थे, और वहीं के तीर्थ पुरोहितों में से एक व्यक्ति कहता है कि वहां पे धोखा हो गया, जो स्वर्ण का वादा किया था और पीतल लगा दिया, क्या निकल गया। सबसे पहली आवाज तो केदारनाथ जी के धाम से उठी थी। वो बयान हम आज भी ये सब सुन सकते हैं, वो सोशल मीडिया में भी पड़ा हुआ है। हम सब ने जब वो बयान पहली बार आया तब उसको मीडिया में प्रसारित भी किया था। तो ये गजेंद्र रावत को पहले व्यक्ति थोड़े थे जिन्होंने पहली बार को रहस्योद्घाटन वहां पे किया, खुलासा किया था, खुद ये वहां देख करके आए थे। वो तो आम फैम चर्चा में हर कोई कह रहा है। जहां देखिए कांग्रेस की तरफ से 20 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई इसी मुद्दे पे, फिर केस इन पे क्यों कर दिया गया? इनके कहने से धार्मिक भावनाएं आहत कैसे हो गई? जी, मैं दो टुकड़ों में अपनी बात कहूंगा। पहले तो मैं सोने की बात करूंगा। सोना दरअसल वहां लगवाया क्यों गया था? केदारनाथ मंदिर की जो दीवारें वो पुरातात्विक महत्व के उनके पत्थर लगे हुए हैं। फिर इन्होंने वहां सोना क्यों लगाया? कथाकथित सोना जो है क्यों लगाया, या सोने वाले पॉलिश वाली चीज क्यों लगाई? और उसके बाद इन्होंने बाकायदा बजट भी बताया, कितने बजट का लग गया, इतने लाख इतने करोड़ का सोना लग गया। यानी कि पहले से ही एक इनका षड्यंत्र था कि सोना लगा के और उसमें कुछ षड्यंत्र करना है, कुछ गोलमाल करना है। ये तो पूरी तरीके से लग रहा है, वरना इतने सुंदर पत्थरों को, इतने पुरातात्विक महत्व को पत्थरों को छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जो गजेंद्र भाई के खिलाफ मुकदमा हुआ है, वो मैं उनकी पोस्ट देख रहा था तो हंसी आ रही है। उस पे मुकदमा करने वाली बात कौन सी हो गई भाई? वो दो तीनों लोग हैं, बलूनी और धन सिंह रावत और फला जो भी हैं, और पीछे से वो ट्रक दिख रहा है जिसमें शराब का विज्ञापन है। वो शराब बेचने वाला ट्रक लग रहा है मुझे। शायद वहां जहां दुकानें नहीं खुलती वहां से ट्रक से भी शराब सप्लाई होती है हमारे इलाके में, दरअसल शायद वो ट्रक है वो। तो और उसमें कह रहे हैं कि धार्मिक भावनाएं आहत हो गई। भैया, जो तुम
कुछ कर रहे हो, फोटो के पीछे तुम्हारा वो है, तब किसी की धार्मिक भावना आज नहीं हो। क्या लिख लिया था उन्होंने? यही लिखा है उन्होंने कि क्या तुम किसी का प्रचार कर रहे हो, दारू का प्रचार कर रहे हो, और वास्तव में वो दारू का प्रचार ही दिख रहा था। तो धार्मिक भावनाएं इनकी आहत हो गई। पता नहीं कैसी धार्मिक भावनाएं इन लोगों की आजकल तुरंत से आहत हो जाती हैं। तो गजेंद्र भाई के खिलाफ दरअसल जो मुकदमा हुआ है वो हम सब के लिए एक संकेत है कि तुम्हारा सबका भी यही हाल होने वाला। वो जरा ज्यादा बोलते हैं तो उनके खिलाफ पहले हो गया। तो इसलिए ये एक संकेत दिया गया है कि आप लोग भी चुप रहिए, आप लोग भी सरकार के खिलाफ मत बोलिए। आप भी सोशल मीडिया पर रहना चाहते हैं तो अपने खाने की थाली की फोटो डाल दीजिए, आज मैंने मटर की सब्जी बनाई ये डाल दीजिए, इस तरह का डालो, आप सरकार के बारे में कुछ न बोलो। ये इनका संकेत है। दरअसल लोकतंत्र की बात हो रही है, मीडिया फ्रीडम की बात हो रही है, तो न तो इसमें यहाँ लोकतंत्र रह गया है। वो मीडिया फ्रीडम का तो आपने वो आंकड़ा बता ही दिया है। तो लोकतंत्र के नाम पे सिर्फ धोखेबाजी हो रही है। इस पूरे चुनाव में भी हमने देख लिया है, पत्रकारों के साथ जो हो रहा है वो देख लिया है। या तो पत्रकार इनके साथ रहें, इनके गुणगान करें। जो अब ये हमारे पोर्टल है, कई पोर्टलों से वालों से मेरी बात होती है तो वो 25,000 रुपए कह रहे हैं, 25,000 रुपए देते हैं, लेकिन दिन में 5 खबरें हमें सीएम के लगानी पड़ती हैं जी। अब सीएम के न हो, कई बार हो सकता है सूचना विभाग वालों ने नहीं दी, लेकिन उन्हें ढूंढ ढांढ के 5 खबरें लगानी है। या तो हम लोग भी ऐसा करें, तो हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो है इस तरह से परेशान करने का, और क्या होगा मुझे नहीं लग रहा ये मुकदमा बहुत टिकने वाला है। न तो कुछ में उसमें कुछ ऐसी बात है, लेकिन कुछ देर के लिए परेशान करने वाली बात है, वो करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे ज्यादा मुझे नहीं लग रहा है इस मुकदमे में कोई दम है। और केवल ये धार्मिक भावनाएं भी इनकी अपनी ही धार्मिक भावनाएं कुछ नहीं है भैया। जब इतनी बात उठी थी, सोने को पीतल बनाने की बात उठी थी, तब तुम्हारी भावनाएं धार्मिक भावनाएं तब तो नहीं हुई आहत। अब हो रही है जब कोई इस पे सवाल उठा रहा है, तो ये कोई मतलब नहीं है, सिर्फ डराने का मामला है, कुछ दिन के लिए परेशान करने का मामला है। बाकी मुझे नहीं लग रहा है इस मामले में कुछ बहुत ज्यादा निकलने वाला है या बहुत कुछ होने वाला है। जी जी, गजेंद्र रावत जी, आप जब कमेंट करते हैं बीजेपी के प्रत्याशी, बीजेपी के नेताओं पे, तो इसमें हरीश गौड़ की बीकेटीसी की धार्मिक भावनाएं आहत क्या हो जाती है, या सिलसिलेवार तरीके से जिस तरह से आप सत्ताधारी दल को या सत्ता के में बैठे हुए लोगों को टारगेट कर रहे थे, तो वो किसी मौके की तलाश में थे कि हमें कोई मौका एक बार मिल जाए, बस फिर हम बदला ले लेंगे। एक तरह से एक कहते हैं ना कि एक को आप पकड़िए और 4 को डराइए। तो क्या इस तरह से आपको टारगेट किया गया है? हाँ, दरअसल फेसबुक की 2 अलग-अलग पोस्टों पे मुकदमा है। एक तो यही था कि जिसमें जो ये फोटो था जिसमें शराब का बोर्ड था, ये खुद अजेंद्र जैन ने फोटो शेयर की है। और दूसरा एक फोटो और मैंने शेयर किया था जिसमें लिखा था कि इस चुनाव के दौरान कुछ जोड़ियां बहुत सुपर हिट रही है। उनमें से हरीश रावत का जो बेटा हरिद्वार में चुनाव लड़ रहे थे, उसमें था कि ये बाप बेटों की जोड़ी को लेकर गणेश जोशी ने कहा कि ये जो है हरीश रावत का पप्पू है। दूसरा हमने उसमें कहा था कि जो विधानसभा अध्यक्ष हैं और उनके भाई दोनों वोट मांग रहे थे। विधानसभा अध्यक्ष जो है संवैधानिक पद पर होते हुए वोट मांग रहे थे। और तीसरा प्रदीप और पूनम की जोड़ी श्रीनगर की सुपरहिट जोड़ी थी। जो शाम को तो गणेश गोदियाल के लिए वोट मांग रहे थे, लेकिन सुबह 9 बजे फिर अनिल बलूनी के लिए वोट मांग रहे थे। और चौथी जो ये जोड़ी थी जिस जो बिल बुलाए हुए हैं अजेंद्र अजय मियाँ, तो अजेंद्र अजय और दूसरे अजय जो अजय कुमार, जिनको लेकर अंकिता भंडारी के माँ बाप ने नाम लिया कि हमारी बेटी के लेकर जो वीआईपी को लेकर जो नाम तथाकथित रूप से सामने आया, तो हमने कहा कि जोड़ी ये भी है जो इस चुनाव में हमेशा याद की जाएगी। तो इन दोनों जो पोस्टों को क्लब करके हमारे रिपोर्ट में बताया गया है। लेकिन सवाल ये है कि ये नहीं बता रहे कि जो हमने कहा कि भाई ये तो बताओ कि तुमने हम पे एफआईआर कर दी, अब ये तो बता दो कि वो सोना पीतल में कैसे बदल गया। और आपने आखिरकार अपने बीकेटीसी के जो मीडिया के कोई सेल के कोई आदमी है हरीश गौड़, उनको क्यों मोहरा बनाया? अगर अजेंद्र अजय की भावना आहत हुई है, अजेंद्र अजय का हमने नाम लिया है, अजेंद्र अजय का फोटो लगाया है, जो भी किया है, हम तो पूछ रहे हैं ना उनसे। जिस व्यक्ति ने जो पूरे देश में आह्वान कर रहे हैं कि पूरे देश के दानदाताओं आप जो है केदारनाथ धाम के लिए पैसा दीजिए, बद्रीनाथ धाम के लिए पैसा दीजिए, चंदा दीजिए और इसका जो है शुल्क दीजिए जो आप विशेष रूप से प्रार्थना कराएंगे या वीआईपी दर्शन के नाम पर। और जो लोग करोड़ों रुपए चंदा इकट्ठा करके मांग रहे पूरे देश से, वही बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति उत्तराखंड की सरकार को 10 करोड़ रुपए देती है। ये और गंभीर आरोप इनके ऊपर आ गए नया कि मतलब जो आप चंदा मांग के चला रहे हैं काम, तो आखिरकार ऐसी क्या नौबत आएगी कि आप टेंपल कमेटी के पैसे को गवर्नमेंट को दे रहे हैं? क्या आप कुछ ऐसा पर्दादारी करना चाह रहे हैं? क्या आप कुछ छुपाना चाह रहे हैं? या फिर वो जो रिपोर्ट
जिसमें बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के 6-7 लोगों ने लिख कर दे रखा है कि अजेंद्र अजय ने अपने भाई को आउट ऑफ वेज अगर प्रमोशन दिला दी, अजेंद्र अजय ने बिना बोर्ड की बैठकों के वहां फाइनेंशियल डिसीजन करा दिए, अजेंद्र अजय वहां अनियमितता कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उन्होंने 3 पेज की चिट्ठी लिख के दे रखी है। या उस जांच को दबाने के लिए ये सब किया जा रहा है कि आप टेंपल कमेटी का पैसा सरकार को दे रहे हैं। ये बड़ी अजीब बात है कि पूरे देश से मांग के ला रहे हैं या सरकार को दे रहे हैं। इसलिए सवाल गंभीर खड़े होते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसे पर्देदारी हो रही है और ये बात इसलिए अब और नजदीक आ रही है। 10 तारीख को बाबा केदारनाथ के कपाट खुल रहे हैं, लोग फिर आ रहे हैं वहां पर, हजारों की संख्या में लोग आएंगे, लाखों लोग आएंगे और उन सबकी नजर उसी गर्भगृह की ओर होगी जिस गर्भगृह के लिए आचार्य संतोष त्रिवेदी जो बाहर खड़े होकर उन्होंने वीडियो बनाया था, उन्होंने कहा था कहां गया वो सोना, ये पीतल में कैसे कन्वर्ट हो गया। आज क्या उनके ऊपर आचार्य संतोष पे क्यों नहीं मुकदमा सबसे पहले किया हरीश गौड़ ने, बीकेटीसी ने, भाई आप वहां पे केदारनाथ के बैकग्राउंड से खड़े होकर के आप तो हमें बदनाम कर रहे हैं, करोड़ों हिंदुओं के आस्था को आहत कर रहे हैं। निश्चित रूप से वो कर रहे हैं। आज की तारीख में गर्भगृह में इतने सारे वीडियोस बन रहे हैं, फोटोग्राफी की जा रही है, पिन पॉइंट पर एक आदमी पे कार्य बाकी सबके लिए छोड़ दिया गया। तो मुझे लगता है कि अजेंद्र अजय ने जो ये पर्दे के पीछे किसी दूसरे आदमी को मोहरे के रूप में खड़ा करके जो काम किया है उससे मैं डरने वाला नहीं हूं। और ऐसे 100 मुकदमे और हो जाएं, कितनी बार जेल भेजने की कोशिश कर दे, जेल भेज दें, कुछ भी कर दें, लेकिन इस प्रदेश को बचाने के लिए और उन हजारों जो लाखों जो करोड़ों जो बाबा केदार के जो भक्त हैं जिनकी आस्था उनमें है, हम उनकी आस्था से ऐसा खिलवाड़ नहीं होने देंगे। और अजेंद्र अजय कुछ भी कर ले, कितनी भी ताकत दिखा दे, हम हमेशा उनसे सवाल पूछेंगे और तब तक जरूर सवाल पूछते रहेंगे जब तक इस बात का निराकरण नहीं हो जाता कि जो उनके ऊपर उन्हीं की टेंपल कमेटी के लोग जो 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 सवाल खड़े कर रहे हैं, जो वहां खड़े होकर पंडे पुजारी सवाल खड़े कर रहे हैं, या आप उनसे बच जाओगे। इस प्रदेश के लोगों ने नहीं देखा कि अजेंद्र अजय वही व्यक्ति हैं जो विजय बगड़ा के खिलाफ मुकदमा करने के लिए हाईकोर्ट चले गए थे। उन्होंने कहा आपदा में घोटाला हो गया, हजारों करोड़ रुपए लुट गए। आज विजय बगड़ा भाजपा में आ गए, वो दोनों एक ही कप में चाय पी रहे। आज अगर बिल्कुल बिल्कुल कर्नल कोलियाल पे भी आरोप लगाए थे, इन्होंने कहा था कि अगर इतना ही कोई अच्छा काम किया तो केदारनाथ से चुनाव क्यों नहीं लड़ ले, गंगोत्री क्यों चले गए हैं, और उन्होंने वहां खूब घपले घोटाले किए। वही आज दोनों साथ चाय पी रहे बैठ करके एक ही पार्टी में, एक ही दफ्तर में। मेरा मानना है कि इस प्रकार की जो सत्ताधारी ताकतें हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जो आज ऐश आराम में जी रहे हैं, जिनको कृपा के आधार पे वो पद मिला है और जिन्होंने वहां जिनके ऊपर इतने गंभीर आरोप है, हम इन लोगों को छोड़ने वाले नहीं है। अजेंद्र अजय क्या, अजेंद्र अजय से कोई और बड़े अजेंद्र हो और कितने भी बड़े अजेंद्र हो, अगर कोई आदमी इस प्रदेश के गरीब गुरुबों के पैसे पर डाका डालेगा, यहाँ के टैक्स पेयर के पैसे पर डाका डालेगा, उनसे सवाल तो पूछे जाएंगे भाई, हम उन्हें छोड़ने वाले नहीं है। किसी धमकी से डरने वाले सवाल पूछे जाएंगे और इस तरह के केसेस करने से पत्रकार घबराने वाले नहीं। जय सिंह रावत जी, हम वाइंड अप कर रहे हैं। सर, क्या आपको लगता है ऐसे मामलों में जो पुलिस में मुकदमा दर्ज हो जा रहा है, तो क्या मुख्यमंत्री को, क्या डीजीपी को अब देखना नहीं चाहिए किस तरह से पत्रकारों के छोटे से व्यंग को, और जो रिपोर्टिंग केदारनाथ में सोने के मसले पर है वो तो लगातार हो रही है, हर पत्रकार उसको रिपोर्ट कर रहा है और हर ओपोनेंट जो पॉलिटिकल पार्टी है वो लगातार इस पर टारगेट करके क्वेश्चन कर रही है। तो दूध का दूध पानी का पानी तो आपने किया नहीं, आप लीपा पोती कर रहे हैं, ऊपर से कोई पत्रकार अगर सवाल कर रहा है तो उस पर मुकदमा करा दिया जा रहा है। क्या आपको लगता है इस मसले में बीजेपी के सीनियर लीडरशिप को इंटरवीन करना चाहिए, मुख्यमंत्री को इंटरवीन करना चाहिए, डीजीपी को देखना चाहिए? क्योंकि ये केस जितना लंबा चलेगा इसमें सवाल गजेंद्र सिंह रावत पे नहीं उठेंगे, छिछालेदर इनकी ज्यादा होने वाली है। हाँ, निश्चित रूप से करना चाहिए, लेकिन ये सत्ता का गरूर देखिए ना आप, कुछ नहीं है, आप केवल पत्रकारों पर आप वो करना चाह रहे हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि अजेंद्र की बैकग्राउंड खुद पत्रकारिता की है और किसी जमाने में मैं मुझे ऐसी उम्मीद थी कि एक दिन ये लड़का बहुत अच्छा पत्रकार बनेगा, अच्छा लिखता था, मैंने ट्रेन किया, उसको भी किया, तो हमें इतनी उम्मीद थी, ये उम्मीद कभी सोचा भी नहीं था तो पत्रकारों के खिलाफ ही इस तरह की कार्यवाही करने जाएगा। मतलब ये एकदम ही बोलो तो क्या है इसमें, मतलब ऐसा लिखना कोई, इसमें क्या हीनियस ऐसा क्राइम ही क्या हुआ? क्राइम तो इसमें कुछ दिख ही नहीं रहा है, इसमें क्या हुआ? सवाल पूछा है ना, ये तो नहीं बोला कि भाई क्या भाई इतना सोना था तो कहाँ गया वो? तुमने खुद बोला है सोना है, अब सोना नहीं था क्यों बोला तुमने? या तब झूठ बोला या आप झूठ बोल रहे हो? तो दोनों में से एक बात तो एक तो होती है। दूसरी बात, सरकार को देखिए ना, सरकार का इस पहले जब हुआ था और राजेश शर्मा और उनका केस हुआ था, क्या हुआ? हाई कोर्ट में छिछालेदर हुई नहीं हुई? उसमें कहा कि इन्होंने क्या देशद्रोह कर दिया,
अभी इसमें भी आएगा कि इसमें ब्लास्फेमी क्या है, आपने इसमें किसी की धार्मिक कुछ उसको वो तो केस आपके ऊपर लगना चाहिए। जिन्होंने कहा कि हम सोने का चादर चढ़ा रहे हैं, सोने की चादर आपने नहीं चढ़ाई, तो वो स्थितियां थोड़ी और मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए, बल्कि बीजेपी सीनियर लीडर को करना चाहिए, क्योंकि फिर दोबारा छिछालेदर होने वाली है आपकी, है ना। ठीक और एक बात मैं और कहना चाह रहा हूँ कि हमारी जो कम्युनिटी है, पत्रकारों की जो फ्रेटर्निटी है, वो क्या कर रही है, वो क्यों शांत है, हम क्यों 3-4 लोग ही उसके बेचैन हो रहे हैं। इतने सारे संगठन बनाए हुए, काहे के लिए है वो संगठन? वो सरकार दलाली करने के लिए संगठन बनाए हुए हैं आपने, काहे के लिए बनाए हुए तो हैं? मुख्यमंत्री को जो ज्ञापन ऐसे देने वक्त के पे लिए काम नहीं आएंगे। स्मारिका जयसिंह रावत जी, ये तमाम संगठन मुख्यमंत्री से साल भर वक्त मांगते रहते हैं, वो स्मारिकाएं लॉन्च करानी है, ज्ञापन उनको देने होते हैं कि आप हमारे कार्यक्रम में आ जाइए। दरअसल हम पत्रकारों के नाम पे यही तो छोटी छोटी संस्थाएं बना के क्या कर रहे होते हैं, मंत्री का समय मिल जाए, डीजी दलाली इंफॉर्मेशन का करते समय हैं। मिल जाए और हमें मुख्यमंत्री का समय मिल जाए, एक हमारी स्मारिका का रिबन काट दीजिए, बस यही तो करने के लिए हमने पत्रकारिता के सारे मठाधीश केंद्र बना रखे हैं। किस पत्रकार के लिए सब लोग खड़े होते हैं? यही तो दुर्भाग्य है। मैं कहूँ इतनी दुकानें आपने खड़ी कर दी। वक्त आता जब वो आशुतोष तो नेगी पर हुआ, क्या है यहाँ का? दिल्ली प्रेस क्लब से आवाज आ रही है, देहरादून से कोई बात ही नहीं हुई उस समय। बल्कि मैं एक दुर्भाग्य से मैं एक संगठन में लगता कभी हूँ, लगता कभी नहीं हूँ, क्योंकि वहां भी ढुलमुल है मेरी स्थिति। तो उससे कहा कि भाई आशुतोष नेगी का एक वो तो बना दो तुम, क्या कहते हैं, एक प्रस्ताव तो बना दो, सरकार को भेजो, क्यों तुमने इसके साथ ऐसा किया। ऐसी आज भी मैंने मैसेज किया था, आज भी शायद मीटिंग रही होगी उनसे, पता नहीं मुझे उन्होंने क्या किया, प्रस्ताव किया। मैंने कहा था भाई मैंने बताया था उसको कि मैं सुबह आपको भी बताया था, मैं मिलिट्री हॉस्पिटल में था, मुझे ऑपरेशन का टाइम लेना था वाइफ का, इसलिए मैं मीटिंग में ना आपसे बात कर पाया ना उनकी मीटिंग में गया। लेकिन ये कहा था यार गजेंद्र के साथ ऐसा हो रहा है, हम लोग मीडिया के लोग अगर इकट्ठे नहीं होंगे तो क्या। लेकिन उनको तो डर है नहीं, ज्यादातर उनको डर क्यों, तो वो तो चापलूसी करते हैं। डर तो हम गिने चुने लोग हों जो कुछ फ्रेंकली बोल देते हैं। हम मेरे को भी पर्सनली मेरे तो धामी जी बहुत अच्छे दोस्त रहे किसी जमाने में, आज की तारीख में तो बाप रे, मुझे लगता है हमारा नाम सुन के भड़क जाए। मैंने क्या बिगाड़ा उनका? मैंने कुछ इश्यू तो उठाए होंगे, यहाँ के जो मुद्दे उठाए होंगे, तो तभी तुम नाराज हो, इतने नाराज हो। कोई मेरा दुश्मनी थोड़ी है यार, तो आप हमारे हमारे भाई है, हम में से आप भले हैं बुरे हैं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारा प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं, हमारी सरकार है, हमको आपका संरक्षण चाहिए। आप हमारे दुश्मन कतई नहीं है। हम आपकी कभी आलोचना करेंगे तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हम आपके दुश्मन हैं। गजेंद्र ने अगर आपकी आलोचना की है तो इसका कतई मतलब नहीं है कि गजेंद्र आपका दुश्मन है। गजेंद्र आपकी कमियां लेना चाह रहा है। गजेंद्र आज ही मैं गजेंद्र को देख रहा हूँ ना, जब हरीश राव जी का जमाना आता था, बड़ा गजेंद्र उठ के बड़े दबंग रूप से बोल, लेकिन अब तो उनमें और इनमें देखो, हरीश रावत कितनी शालीनता से आपके जवाब देते थे। हमने तिवारी जी के सामने कितना लिखा होगा तिवारी जी तिवारी जी के शासन ये निश्चित तौर पे हमारी अपनी सरकार है, हजार कमियां हैं, हम आईना दिखाएंगे, यही हमारा लोकतंत्र में हमारी ड्यूटी भी यही है, यही अपना धर्म गजेंद्र सिंह रावत निभा रहे थे। फाइनल कमेंट त्रिलोचन जी आपसे जानना चाहूंगा, पत्रकारों के लिए क्या मैसेज है? क्या सरकारों को सिस्टम को संभलना नहीं चाहिए इस तरह से? जितना ज्यादा ये आतताई वाला रुख रखेंगे, ये इस तरह की अधिनायकवाद दिखाएंगे, तो उसके बाद तो फिर पत्रकार भी तो फिर अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। क्या आपको लगता है, क्या आपका मैसेज है फाइनल? जी, दरअसल इन्हें पता है कि ज्यादातर पत्रकार इनके हक में है। ये 2-4 लोग, जैसे रावत जी बता रहे हैं, 2-4 लोग ही हैं, ये हल्ला करते रहते हैं, इसलिए इनको भी डरा दो, गजेंद्र रावत के खिलाफ मुकदमा कर दो, थोड़ा सा तो ये चुप हो ही जाएंगे। यही इनका मकसद है। दरअसल ज्यादातर पत्र नहीं, कोई आवाज नहीं उठाएगा, मुझे पता है। देहरादून में पत्रकारों की स्थिति है जो मैंने अभी पहले बताया आपको, पोर्टल वाले ये सो, और जो मेन स्ट्रीम जो खुद को बोलते हैं उनकी भी ज्यादा बहुत अच्छी हालत नहीं है, वो भी उन्हीं के साथ हैं और उन्हीं के गुणगान ये कर रहे हैं। तो ये दरअसल क्या है कि ये सत्ता का घमंड है और ये सत्ता के लालच में कुछ भी करने के लिए तैयार बैठे हैं। और मैं रावत जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि इस गजेंद्र रावत जी की पोस्ट में तो बिल्कुल कोई अपराध नहीं है, लेकिन जो ये कर रहे हैं मुकदमा दर्ज करके ऐसी पोस्टों पे, ये जरूर कहीं ना कहीं अपराध है।
और गजेंद्र भाई की आवाज में आवाज मिलाते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके साथ हम भी खड़े हैं, जहां तक हो सके हम भी विरोध में आपके साथ डटे रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ये जेल भेजे या मुकदमे दर्ज करें। जी निश्चित तौर पर आप सब लोग मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर के पत्रकार का धर्म भी यही है, न काऊ से दोस्ती न काऊ से बैर। अगर सरकार की कमियां तो डंके की चोट पर कही जाएंगी, वही धर्म गजेंद्र सिंह रावत ने निभाया है। इसलिए आज हम सब लोगों को गजेंद्र सिंह रावत के साथ ही खड़ा होना होगा, क्योंकि सरकार सिर्फ गजेंद्र रावत को टारगेट नहीं कर रही है, ये एक तरीका होता है। आज वो गजेंद्र सिंह रावत को टारगेट कर रहे हैं, कल किसी और पत्रकार को टारगेट करेंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा। इसलिए यही वजह है कि हमें डंके की चोट पर सच को कहना होगा। और गजेंद्र रावत ने ऐसा भी कुछ नहीं कहा कि जिससे किसी भी व्यक्ति की, एक भी व्यक्ति की धार्मिक भावना आहत हुई हो। राजनीतिक व्यक्तियों पर टिक्का टिप्पणी पत्रकार व्यंग्य भी करते हैं अपनी कलम के जरिए, अपनी वाणी के जरिए, वही गजेंद्र सिंह रावत कर रहे थे। आप सब लोगों का चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धनु चड्ढा के वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।